नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मास्क पहनकर न सिर्फ आप सुरक्षित रह पाएंगे बल्कि आपका पूरा परिवार भी सुरक्षित रहेगा। इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि आप मास्क पहनिए, और इसको लेकर के हमने एक मुहिम भी शुरू की है जिसका नाम है मास्क पहनो इंडिया। जी हाँ, इस महामारी से बचने का एकमात्र विकल्प है मास्क, इसलिए मास्क पहनिए और सुरक्षित रहिए। ममता बनर्जी ने तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कोरोना को देखते हुए शपथ ग्रहण समारोह बेहद छोटा और सादा रखा गया। यही वजह रही कि ममता बनर्जी के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह में चुनिंदा लोग ही शामिल हुए। आज सिर्फ ममता बनर्जी ने ही शपथ ली, बाकी विधायक 6 और 7 मई को एक सादे समारोह में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी राज्य सचिवालय पहुंची, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। আমি নবান্ন গিয়ে এই কাজটা ফার্স্ট এক্ষুনি করতে চাই। দুই হচ্ছে যে আমি সবাইকে সব রাজনৈতিক দলের কাছে আবেদন করব যে সবাই শান্তি বজায় রাখুন, শৃঙ্খলা বজায় রাখুন, সংহতি বজায় রাখুন। বাংলা কিন্তু কোনো অশান্তি পছন্দ করে না এবং আমি নিজেও করি না। আমি প্রত্যেককে বলবো প্লিজ টেক প্রপার কেয়ার, যাতে কোনো ভায়োলেন্স কোথাও না হয় এবং কোথাও কোথাও ইলেকশনের পরে কিছু স্পোরাডিক ইনসিডেন্ট হয়। আমি আজ থেকে ল অ্যান্ড অর্ডার ট্যাকেল করব এবং কঠোর হস্তে আমি এগুলো মোকাবিলা করব। এটা আমার সেকেন্ড কাজ। আমি ফিরে গিয়ে আমি যেটা যেটা ল অ্যান্ড অর্ডারের যেখানে যেখানে যাদের পোস্টিং করা সেগুলো করে যাতে কোনো রকম কোনো অশান্তি কোথাও না হয়, আর যদি কেউ অশান্তি করে তার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে আমি কিন্তু পেছপা হব না, কারণ আমি শান্তির পক্ষে এটা বলতে চাই। বাদবাকি আপনাদের অনেক ধন্যবাদ বাংলার মানুষকে। সবাইকে হয়তো ইনভাইট করতে পারিনি, মাত্র 50 জন গভর্নর আমার সবার গেস্ট নিয়ে প্রোটোকল অনুযায়ী যেটুকু না করলে নয় সেটুকু করেছি। বাদবাকি প্রেসের সবাই আমন্ত্রিত ছিল। बंगाल के मुख्यमंत्री की तीसरी बार शपथ लेने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ममता बनर्जी को बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर ममता दीदी को बधाई। आशिका हमारी सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशिका, पीएम मोदी ने भी ममता बनर्जी को बधाई दी है। बिल्कुल, ट्वीट करके बधाई दी है, और जीत के समय भी सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं, इस समय गृह मंत्री और जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सहित जो अन्य दलों के नेता हैं, अखिलेश यादव से लेकर के उद्धव ठाकरे, सभी ने ममता बनर्जी को बधाई दी थी। और आज तीसरी बार जब शपथ ग्रहण किया है ममता बनर्जी ने, तो तुरंत उसके बाद ही प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके उनको बधाई दी है। और सबसे पहली जो प्रायोरिटी शपथ ग्रहण के बाद ममता बनर्जी ने बताया ही है खुद की, वो कोविड से लड़ाई होगी। और उसके बाद कानून व्यवस्था अहम मुद्दा है, जो पिछले 3 दिनों से जिसको लेकर के सोशल मीडिया से लेकर के सभी जगह पर ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि बंगाल की हिंसा पर चर्चा हो रही है। तो वो सबसे बड़े ये 2 मुद्दे हैं ममता बनर्जी के सामने फिलहाल। बिल्कुल, अमित पांडे हमारे सहयोगी दिल्ली से लाइव मौजूद हैं। अमित, जिसका जिक्र आशिका कर रही थी, क्योंकि तीसरी बार शपथ लेने के बाद अपने पहले संबोधन में ही ममता ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। पहली कोरोना से नियंत्रण और दूसरी कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना। जी, जिस वक्त ममता बनर्जी सत्ता में आए थे, यानी कि ये साफ हो गया था मतगणना के दिन की उनकी पार्टी बहुमत में आने वाली है, सत्ता मिलने वाली है, उसी दिन उन्होंने ये साफ कर दिया था कि पहले हम कोरोना पर काबू पाएंगे और उसी की दिशा में पूरे प्रयास होंगे, और उसके बाद ही उसके साथ ही अन्य प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये साफ है कि हम अगले कुछ दिनों में उम्मीद कर रहे थे, जैसा हमारी सहयोगी आशिका भी कह रही थी, कि कोरोना के खिलाफ, कोरोना को लेकर अहम घोषणाएं पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से हो सकती हैं। और यही हम देखेंगे कि जिस तरीके से देश के अन्य हिस्सों में बाकी सरकारें कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर अभियान छेड़े हुए हैं, पश्चिम बंगाल में भी कमोवेश ऐसे ही हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ममता बनर्जी की तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उन्हें राज्य में हो रही हिंसा को रोकने समेत कई मुद्दों पर सलाह दी।
तो जगदीप धनखड़ ने ममता को सलाह दी और कहा कि मुख्यमंत्री कदम उठा रही हैं, साथ ही जो भी राज्य में इस वक्त स्थिति है हिंसा की, उससे ममता बनर्जी को अवगत करवाया। ये सारी बातें उन्होंने ममता बनर्जी ने जब शपथ ली उसके बाद अपना पहला संबोधन दिया, उसके बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कही और ममता बनर्जी को नसीहत भी दी। उससे पहले जगदीप धनखड़ ने ट्वीट भी किया था और जो राज्य में स्थिति है उससे भी लोगों को रूबरू करवाया था और कहा था कि उन्होंने ममता बनर्जी से बातचीत भी की है। I congratulate Chief Minister Mamata Bandyopadhyay for her third term. I express hope and expectation that governance will be according to Constitution and rule of law. India is a great democracy where power emanates from process of law. We are at the moment in a very difficult crisis. I am getting reports from within and outside the country. People are worried. I have been in touch with the Honorable Chief Minister. She has taken steps when I indicated to her. Our first priority is we must bring end to this senseless violence. आशिका, राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इससे पहले ट्वीट भी किया था और ठीक ममता बनर्जी के संबोधन के बाद उन्होंने जो ताजा स्थिति है उससे अवगत कराया मुख्यमंत्री को। बिल्कुल, देखिए सुबह भी ट्वीट किया था जैसा कि आपने भी बताया राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने, और पिछले 3 दिन से लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के वो ट्वीट कर रहे हैं और मुलाकात भी की ममता बनर्जी से, तब भी इस विषय पे बात हुई, एक्शन लेने को कहा है। और आज जैसा कि शपथ लेने के बाद अपने सबसे पहले भाषण में ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि कानून व्यवस्था भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो ऐसे में राज्यपाल ने कहा है कि मेरे कहने पर कदम भी उठाए गए हैं और ममता बनर्जी ने भी कहा है कि आने वाले समय में जल्द ही वो ये जो कानून व्यवस्था से संबंधित समस्याएं हैं इन पर काबू पा लेंगी। बिल्कुल, अमित हमारे साथ बने हुए हैं दिल्ली से। अमित, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि राजभवन में ममता बनर्जी की शपथ के ठीक बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अपनी बात भी रखी और ममता को अवगत भी करवाया जो राज्य में मौजूदा परिस्थितियां हैं। ठीक इसी भाषण से पहले राज्यपाल ने ट्वीट भी कर पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सवाल उठाए थे और कहा था कि आला अधिकारी तुरंत कदम उठाएं हिंसा को रोकने के लिए। और अब जब इस संवैधानिक समारोह में राज्यपाल का अभिभाषण होता है उसमें भी उन्होंने इस हिंसा का जिक्र किया है। मतलब साफ है कि जो राज्य में हिंसा हो रही है या आने वाले दिनों में जब हिंसा होगी तो इसी तरीके का रुख राज्यपाल की ओर से हमें देखने को मिलेगा। बार बार वो इस राज्य में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो उसको उठाएंगे और आगे अवगत कराएंगे। तो इस बात के लिए हमें ये तैयार रहना चाहिए कि आने वाले दिनों में जब भी प्रदेश सरकार की ओर से कानून व्यवस्था को लेकर अगर कोई सवाल उठाए जाएंगे, सबसे पहला सवाल यहाँ पर विपक्ष के बाद राज्यपाल की ओर से उठाया जाएगा और राज्य सरकार को ये कहा जाएगा कि तुरंत कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कदम उठाया जाए। ठीक है अमित, लौटेंगे। जिस वक्त ममता बनर्जी ने बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ ली, उसी समय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव में जीते हुए बीजेपी विधायकों को बंगाल में गणतंत्र बचाने की शपथ दिलाई। इस बीच वहां कैलाश विजयवर्गीय, शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष समेत कई नेता मौजूद दिखाई दिए। तो जिस समय ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही थी उसी वक्त ठीक कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में तमाम बीजेपी विधायकों ने शपथ ली है, गणतंत्र बचाने की शपथ ली है। और साफ तौर पर जेपी नड्डा ने कहा कि जो हिंसा हो रही है, ये जो तस्वीरें आ रही हैं वो उन्हें विभाजन के वक्त की याद दिलाती है। ऐसे में हिंसा को नहीं सहेंगे और नेस्तनाबूद करेंगे। तो ये जो शपथ एक तरफ मुख्यमंत्री पद की ममता बनर्जी ने ली, दूसरी तरफ गणतंत्र बचाने की शपथ बीजेपी के विधायकों ने ली। बंगाल की विधानसभा में जो जिम्मेवारी हमको दी गई है विपक्ष की भूमिका की, वह विपक्ष की भूमिका हम सब लोग एक अच्छे बंगाल के कार्यकर्ता के रूप में और भारत के नागरिक के रूप में हम अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे और इस बात के लिए हम शपथ लेंगे
कि जो बंगाल में हमें जनादेश मिला उसको स्वीकार करते हुए, सहज स्वीकार करते हुए जो जिम्मेवारी हमें मिली है उसको हम निभाएंगे। एक प्रखर और प्रमुख भूमिका विपक्ष की निभाएंगे। एक तरफ ममता बनर्जी ने तीसरी बार बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता के बीजेपी ऑफिस में बीजेपी विधायकों ने भी गणतंत्र बचाने की शपथ ली। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उन्हें शपथ दिलवाई। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और जिस वक्त ममता बनर्जी शपथ ले रही थी, ठीक उसी वक्त बीजेपी के विधायक भी शपथ ले रहे थे, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं खूनी खेल चल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर तोड़े जा रहे हैं, वहां पर आगजनी की जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर के बीजेपी के विधायकों ने ये शपथ ली है। आशिका हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। आशिका, बीजेपी के विधायकों ने भी शपथ ली है जो ममता बनर्जी ने शपथ ली थी, और बीजेपी ये कह रही है कि सब कुछ तो ममता के संरक्षण में ही हो रहा है। ठीक उसी समय 10:45 पर जब ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही थी, उसी समय बीजेपी के एक कार्यालय में जेपी नड्डा की मौजूदगी में राज्य अध्यक्ष दिलीप घोष ने जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनको ये शपथ दिलाई, और शपथ ये दिलाई है कि गणतंत्र की रक्षा करेंगे, बंगाल के मनुष्यों के जो विचारधारा है उसको लेकर के आगे चलेंगे, बंगाल में शांति बनाए रखने के लिए जो भी उचित कदम है वो उठाएंगे। तो ये जो कदम बीजेपी की तरफ से हिंसा को लेकर के लगातार सवाल पिछले 3 दिनों से उठाया जाता रहा है, और इस बीच आज ये 2 शपथ ग्रहण समारोह जो हुए हैं कोलकाता में, वो एक तरफ तो ममता बनर्जी जिन्होंने तीसरी बार शपथ ली है मुख्यमंत्री पद की, और दूसरी तरफ बीजेपी जो कि हिंसा से लड़ाई को लेकर के आज खुद जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कोलकाता पहुंचे हैं। ठीक है आशिका, लौटेंगे। ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर उन पर जोरदार हमला बोला। मेरे साथ इस समय कैलाश विजयवर्गीय मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, चुनाव प्रभारी भी रहे हैं। ममता बनर्जी ने अपने जो पहला संबोधन है उसमें कहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर के कड़े कदम उठाएंगी। देखिए 2-3 दिन के अंदर वो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर थे, जिस तरीके से उन्होंने अराजकता फैलवाई, अब वो अगर वास्तव में दिल से अगर कुछ को नियंत्रण करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उनके संरक्षण में ही सब हो रहा है। ममता जी के संरक्षण में ही हिंसा हुई है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से 10,000 से ज़्यादा घरों को उजाड़ दिया है, 60,000 से ज़्यादा लोग बेघरबार हो गए हैं, और आज भी सुबह सीवड़ी के अंदर बमबाजी हुई, हमारे महामंत्री अभी घायल, फोटो आया है उनका, अभी भी बमबाजी गांव में चल रही है। और ये लुंगीधारी लोग पूरे प्रदेश में ममता जी के संरक्षण में अराजकता फैला रहे हैं। ममता बनर्जी के तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी का शपथ ग्रहण नंदीग्राम में उनकी व्यक्तिगत हार से ही नहीं बल्कि उन लाखों बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के खून से भी भर गया है जो टीएमसी की प्रतिशोधात्मक हिंसा के अंत में थे। बंगाल एक काले युग का सामना कर रहा है। बंगाल में टीएमसी की जीत के बाद वहां का राजनीतिक माहौल फिर से गर्मा गया है। नतीजों के बाद एक बार फिर राजनीतिक हमले और हिंसा बढ़ गई है। आरोप है कि भारी जीत के बाद टीएमसी समर्थक हंगामे और हिंसा पर उतर गए हैं। कई जगहों पर बीजेपी दफ्तर और बीजेपी नेताओं को निशाना बनाने की खबरें हैं। कुछ जगहों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर पूर्व बर्धमान की है, जहां बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़प हुई, जिसमें टीएमसी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। दूसरी तस्वीर हावड़ा की है। यहां बीजेपी नेता उमेश रॉय के ऑफिस पर कुछ लोगों ने धावा बोला। हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है। तीसरी तस्वीर पूर्व बर्धमान जिले की है। यहां डर की वजह से बीजेपी के करीब 50 समर्थक अपना घर बार छोड़कर और बीवी बच्चों को लेकर नादिया जिले में चले गए। चौथी तस्वीर कूच बिहार की है। आरोप है कि यहां टीएमसी के समर्थकों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को घरों में जमकर तोड़फोड़ की। हमला करने वालों में महिलाएं भी शामिल थी। और 5वीं तस्वीर रानीगंज की है। आरोप है कि यहां बीजेपी समर्थक के घर में घुसकर टीएमसी से जुड़े लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी की।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो बड़ी खबर यह है, कोरोना के मामलों की वजह से सोमवार तक लॉकडाउन बढ़ा है। पहले ये लॉकडाउन की समय सीमा खत्म हो गई थी और ऐसे में अब लॉकडाउन बढ़ाया गया है। तो मुख्यमंत्री योगी एक्शन में है। अब सोमवार तक रहेगा लॉकडाउन, क्योंकि जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जो मौतों का आंकड़ा है वो भी बढ़ा है। ऐसे में सख्ती रहेगी और लोगों को सावधानी भी बरतनी है। तो ये बड़ा फैसला यूपी सरकार ने लिया है, लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, यूपी में लॉकडाउन बढ़ा है। अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, और क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल जसप्रीत, लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ा दिया गया। प्रदेश सरकार ने जो 6 मई यानी सुबह 10 बजे तक था, कल सुबह 10 बजे तक था, उसकी समय सीमा बढ़ाकर अब सोमवार सुबह 7 बजे तक कर दी गई। यानी कोविड के केसेस को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। और आज ही अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने ई पास के संबंध में भी आदेश जारी किया था और उसके बाद ही तत्काल टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री की तरफ से फैसला लिया गया। और अब जो लॉकडाउन की समय सीमा, आंशिक कोरोना कर्फ्यू की जो समय सीमा है, वो 10 मई सुबह 7 बजे यानी सोमवार तक ये कर्फ्यू रहेगा। पिछले शुक्रवार को ये कर्फ्यू लगाया गया था और अब ये सोमवार को खत्म होगा। यानी जो समय सीमा है वो सरकार लगातार बढ़ा रही, क्योंकि जिस तरह केसेस कोविड के आ रहे हैं, जिस तरह मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ा फैसला लेते हुए कहा गया है कि अब इसकी समय सीमा 10 मई सुबह 7 बजे यानी सोमवार तक अभी लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में रहेगा। इस दौरान सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को ही छूट होगी, यानी दवा की दुकानें सिर्फ खोली जाएंगी। इसके अलावा जिनके पास ई पास होगा वो बाहर निकल सकेंगे और मीडिया सहित जो ट्रांसपोर्टेशन है या जो दवाई की दुकानें हैं, औद्योगिक मशीनरी है, वही आ जा सकेगी। तो निश्चित तौर पर गाइडलाइन के साथ साथ समय सीमा बढ़ाई गई है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि अब समय सीमा जो लॉकडाउन की है वो 10 मई सुबह 7 बजे तक बढ़ा दी गई। इस दौरान जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई करने का आदेश भी मुख्यमंत्री ने दिया, क्योंकि इस चेन को तोड़ना और चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन की जरूरत थी। और इसी को देखते हुए टीम 9 की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाकर 10 मई सुबह 7 बजे कर दिया है। जसप्रीत, ठीक है जी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। वो आज भी हिंसा प्रभावित पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। हिंसा पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात के बाद नड्डा पार्टी के सांसदों, विधायकों और दूसरे अधिकारियों के साथ एक बैठक भी करेंगे। अपने दौरे के पहले दिन नड्डा हिंसा में मारे गए पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिवार वालों से मिले और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस बीच उन्होंने बंगाल में हुई हिंसा और उसमें मारे गए लोगों के लिए दुख भी जाहिर किया। नड्डा ने हिंसा के लिए टीएमसी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को जिम्मेदार माना। बंगाल में सत्ता पर बैठने के लिए ये रक्त रंजित राजनीति, इसे भारतीय जनता पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रजातांत्रिक तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो बंगाल की जनता पर राजनीतिक उत्पीड़न हो रहा है, उसे कभी भी भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। बंगाल में जिस प्रकार की घटनाएं घट रही है, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। जिस प्रकार से चुनाव के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, चाहे पुरुष कार्यकर्ता हो, महिला कार्यकर्ता हो, टारगेट किया जा रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, जिस प्रकार की आगजनी की घटनाएं हो रही है, ये मैं ऐसा मानता हूं कि लॉलेसनेस इसका ये पूरे तरीके से द्योतक है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक देश का कार्यकर्ता ये बंगाल के साथ खड़ा है और अपने आप को प्रोग्रेसिव कहने वाले सारे के सारे लोग आज चुप है। इस हिंसा के ऊपर कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये दोहरी और दोगली राजनीति है। अपने दौरे के पहले दिन नड्डा चुनाव नतीजों के बाद राज्य में शुरू हुई हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर वालों से मुलाकात की। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दक्षिण 24 परगना के गोपालपुर की पहली तस्वीर है। कोलकाता पहुंचने के बाद नड्डा सबसे पहले यहां पहुंचे और हिंसा में घायल बीजेपी कार्यकर्ता और उनके घर वालों से मुलाकात की। दूसरी तस्वीर कोलकाता के बेलिया घाट की है। यहां जेपी नड्डा ने हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार के घर वालों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। अमित पांडे हमारे सहयोगी दिल्ली से लाइव मौजूद हैं। अमित, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल में है, लगातार कार्यकर्ताओं के परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं और उनको आश्वासन भी दे रहे हैं कि
पूरी पार्टी एक साथ है और इस हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, राजनीतिक हिंसा की बात तो हम कर चुके हैं। अब जहां तक बीजेपी अध्यक्ष की पश्चिम बंगाल में मौजूदगी का सवाल है, तो राजनीति बहुत बड़ा संकेत में और दौरों से भी राजनीति को हम समझ सकते हैं। और बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव नतीजों के ठीक बाद वहां पर जाना, ये इस बात का प्रमाण है कि कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों, पदाधिकारियों को वो संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से चुनावी हिंसा या फिर सत्ताधारी पार्टी की हिंसा का मुद्दा आपने उठाया था चुनाव से पहले प्रचार के दौरान, उसी तरीके से इनको अब इस सरकार के नए कार्यकाल के दौरान भी उठाना पड़ेगा और पूरी तरीके से केंद्रीय नेतृत्व इनके साथ रहेगा। और जिस तरीके से अभी पार्टी अध्यक्ष का दौरा है, आने वाले दिनों में भी इस तरीके की कोई भी घटना अगर होती है तो शीर्ष नेतृत्व लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ रहेगा और इन मुद्दों को इसी तरीके से उठाएगा। ठीक है, अमित, लौटेंगे आपके पास। कोलकाता में बीजेपी ऑफिस के सामने धरना देने के लिए बनाए जा रहे मंच को तोड़ दिया गया। बीजेपी ने मंच तोड़ने का आरोप कोलकाता पुलिस पर लगाया है। बताया गया कि बीजेपी ने गांधी मूर्ति के सामने पहले धरना देने की इजाजत मांगी थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से मंजूरी नहीं मिली थी। इसके बाद बीजेपी ने मुरलीधर सेन स्ट्रीट मुख्यालय के सामने धरना कार्यक्रम रखा, जिसे भी देर रात रोक दिया गया। इसके बाद सुबह 9:30 बजे बीजेपी ऑफिस के बाहर धरना कार्यक्रम रखा गया, जिसके मंच को पुलिस ने तोड़ दिया। इस जगह होने वाले धरना प्रदर्शन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिलीप घोष समेत कई नेताओं को शामिल होना था। सारा देश में बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा हो रही है उसके खिलाफ प्रदर्शन है। हम भी कलकत्ता में गांधी स्टैच्यू के नीचे करने वाले थे, पुलिस परमिशन नहीं दिया। हमारा जो पुराना कार्यालय 6 नंबर मुरलीधर सेन स्ट्रीट, उसके सामने हमेशा प्रोग्राम होता है, श्याम प्रसाद मूर्ति के सामने, वहाँ छोटा सा डायस लगा था, उसको भी तोड़ दिया रात को। आज नवनिर्वाचित विधायकों का बैठक हमारे यहाँ हेस्टिंग्स चुनाव कार्यालय में है और उसके बाद हम देखेंगे धरना कहाँ करते हैं। देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार 3 दिन तक कम होने के बाद पिछले 24 घंटों में एक बार फिर कोरोना के नए मामलों में तेज उछाल आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कोरोना के 3,82,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं, जो कि कल के मुकाबले 25,000 ज्यादा है। हालांकि एक दिन में 3,38,000 मरीज ठीक होकर घर लौट गए, जो अच्छी खबर है। लेकिन कोरोना से मौत के आंकड़ों में कोई कमी नहीं आई और बीते 24 घंटों में अब तक के सबसे ज्यादा 3,780 मरीजों ने दम तोड़ दिया। 4 मई को पॉजिटिविटी रेट 24.80% दर्ज की गई। दिल्ली में कोरोना का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में करीब 20,000 नए मरीज मिले, जबकि 338 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटों में करीब 19,000 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे। दिल्ली में कल पॉजिटिविटी रेट 26.73% दर्ज किया गया, जो कि लॉकडाउन में अब तक का सबसे कम पॉजिटिविटी रेट है। तो दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 338 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक दिन में 18,788 लोग ठीक भी हुए हैं। लेकिन 4 मई को जो पॉजिटिविटी रेट रहा, यानी कि कल, वो सबसे कम रहा पिछले एक महीने में। ये राहत की बात है। और दिल्ली में लगातार लॉकडाउन है, ऐसे में जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन जो पॉजिटिविटी रेट है वो पिछले एक महीने में सबसे कम रहा कल। ये अच्छा संकेत है। कोरोना का खतरा बढ़ने के साथ ही वैक्सीनेशन के काम में भी तेजी आई है। 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद रफ्तार काफी बढ़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कल एक दिन में 14,85,000 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। इनमें पहली और दूसरी डोज लेने वाले लोग शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पूरे देश में अब तक 16 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लोगों को लगाई जा चुकी है। कोरोना संकट के बीच अब आपको एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद की है, जहां एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए लोगों का हुजूम जुट गया। भीड़ इतनी कि वहां पैर तक रखने की जगह नहीं मिली। हैरानी की बात यह है कि कोरोना से बचने के लिए लोगों ने मास्क तक नहीं पहना था। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। बताया गया कि वहां के 2 गांवों में पिछले 15 दिनों से एक भी कोरोना का मामला सामने नहीं आया था। ऐसे में लोगों ने मन्नत रखी थी कि अगर कोरोना गांव से खत्म होगा तो मंदिर पर जलाभिषेक करेंगे।
यही वजह रही कि गांव की महिलाएं मटके में पानी लेकर मंदिर में जलाभिषेक करने निकल पड़ी। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और मामले में 23 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। तो ये अहमदाबाद की तस्वीरें आप देखिए। कोरोना के समय में जब देश इस मुश्किल दौर से गुजर रहा है, ऐसी तस्वीरें, लापरवाही की तस्वीरें चौंका रही हैं। दरअसल मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए यहाँ पर महिलाएं काफी तादाद में निकलती हैं मटकी लेकर के, और देखिए किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ है। दरअसल इसके पीछे कहानी ये है कि पिछले 15 दिनों से यहाँ पर एक भी कोरोना का मामला सामने नहीं आया, और ऐसे में इन महिलाओं ने मन्नत मांगी थी, और ऐसे में इन्होंने नियमों को ताक पर रख दिया। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं केटी कामरिया, डिप्टी एसपी अहमदाबाद के। सर, ये नियमों को ताक पर रखा गया और ऐसी लापरवाही यहाँ पर बरती गई है। जिस वक्त ये लोग निकल रहे थे मटकी लेकर के, उस वक्त सर पुलिस कहाँ थी? सवाल ये भी है। तो सुबह में 8:30 बजे से 9:30 बजे तक इसने प्रोग्राम किया था, किसी को पता नहीं था। जब पुलिस को पता चला तो ऑन द स्पॉट वो गांव पर पहुंची, गुना रजिस्टर किया और 23 आदमी और गांव का सरपंच और सभी को अरेस्ट कर लिया है हमने, और इसके खिलाफ कार्रवाई कर ली है हमने। जी सर, क्या कार्रवाई की गई है? जो 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, कौन है सर? 6 नहीं, 23 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। इसमें नवापुरा का सरपंच भी इन्वॉल्व था, जो जुलूस में शामिल था। तो वो सभी लोगों ने क्या किया था, सुबह में अर्ली मॉर्निंग में इसने जुलूस निकाला था, किसी को पता नहीं चला। जब पता चला तो हमने ऑन द स्पॉट पुलिस वहां पर गई और इसके खिलाफ गुना रजिस्टर कर 23 आदमी और सरपंच को अरेस्ट कर लिया है हमने। केटी कामरिया जी, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी तादाद में महिलाएं सड़कों पर होती है और किसी को पता नहीं चलता है, ऐसे समय में जब इतना मुश्किल दौर है और सड़कों पर निकलने पर तो वैसे भी मनाही है। यही हम सभी प्रजा को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप गांव में रहो, किसी के भीड़ भाड़ वाली जगह पे एक साथ अकेले मत हो, क्योंकि अभी कोरोना का स्टेज चल रहा है। लेकिन वो गांव के लोग कुछ समझते नहीं है। इसकी एक अंधश्रद्धा के मान्यता के आधार पर सभी वो मंदिर गए थे। इसके खिलाफ हमने पुलिस ने कार्रवाई की है। चलिए, तो केटी कामरिया डिप्टी एसपी अहमदाबाद के ये बता रहे थे कि 23 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, कार्रवाई की गई है। सुबह के वक्त ये लोग निकले थे और ऐसे में लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो नियमों का पालन करें। न्यूज़ 18 लगातार कोरोना काल के गिद्धों को बेनकाब कर रहा है। हम लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे कुछ लोग इस आफत काल में अपना ईमान बेच चुके हैं। कोरोना से जूझते मरीज को क्या चाहिए? ऑक्सीजन, दवाइयां और एम्बुलेंस। लेकिन सच तो यह है कि मरीजों के तीमारदारों को ये तीनों चीजें बड़ी कीमत देकर हासिल करनी पड़ रही है। खासतौर पर एम्बुलेंस के लिए तो लोगों को पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। 250 किलोमीटर के लिए एम्बुलेंस चालक जरूरतमंदों से 80,000 रुपए किराया वसूल रहे हैं। यकीन नहीं आता तो देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बड़का एम्बुलेंस हो जाता है? हो जाएगा। कितने दाम किराया ऊपर? 50,000 रुपया चार्ज होगा। हैं? 50,000 रुपया चार्ज होगा। कोरोना से त्राहिमाम मचा है। वायरस इंसान के फेफड़ों पर हमला कर रहा है। हर रोज ये महामारी हजारों लोगों की जान ले रही है, तो गंभीर मरीज एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन और एम्बुलेंस सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। लेकिन अफसोस की सबसे बड़ी जरूरत के लिए मरीजों के तीमारदारों से मोटी रकम वसूली जा रही है। प्राणवायु यानी ऑक्सीजन के लिए तो जेब ढीली करनी पड़ ही रही थी, अब एम्बुलेंस के लिए भी हजारों रुपए देने पड़ रहे हैं। कोरोना काल में लगातार शिकायतें मिल रही है कि निजी एम्बुलेंस संचालक कोविड मरीज और उनके परिजनों से मनमाने ढंग से किराया वसूल रहे हैं, यानी आपदा में भी अवसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो न्यूज़ 18 आज यही खुलासा करेगा कि आखिर निजी एम्बुलेंस संचालक किस कदर मनमानी कर रहे हैं। कोरोना काल के मुनाफाखोरों का चेहरा बेनकाब करने के लिए हमने ऑपरेशन गिद्ध के तहत आपको दिखाया था कि दिल्ली एनसीआर में एम्बुलेंस चालकों ने किस तरह
लूट मचा रखी है। तो आज हम आपको बिहार का हाल भी दिखाएंगे, जहां आपदा में अवसर तलाशने वाले गिद्धों की कमी नहीं है। हमरा सीरियस छै पेशेंट, तो भागलपुर में हॉस्पिटल छोटा एडमिट करेबे आईसीयू में। कोविड मरीज छै, बड़का गाड़ी भर जेतै तो कते दिया पड़ते, तो जल्दी बता दे। 40,000 रुपए लगते। हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने सबसे पहले एम्बुलेंस सर्विस देने वाली एजेंसियों का पता ढूंढना शुरू किया। बहुत जल्द हमारी टीम को एम्बुलेंस एजेंसी की एक लंबी लिस्ट मिली, जिसके बाद हमने एक एक कर उन्हें खंगालना शुरू किया। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने मरीज का परिजन बनकर इन एजेंसियों को कॉल करना शुरू किया। हमने सबसे पहले शक्तिमान एम्बुलेंस सर्विस को कॉल किया और जो सच्चाई हमारे सामने आई उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। शक्तिमान से बजे छो, भागलपुर ले जाए छै गाड़ी पेशेंट के लोग। कहाँ से? एनएमसीएच। भागलपुर ले जाते हैं? हाँ, भागलपुर ले जाए छै। तोहर नंबर एगो एम्बुलेंसे वाला से मिल रहे हैं भागलपुर यहाँ एनएमसीएच में। तो हमरा पेशेंट का ऑक्सीजन तब उतर जेते अब ओठा से ऑक्सीजन हमरा सीरियस छै पेशेंट, तो भागलपुर में हॉस्पिटल छोटा एडमिट करेबे आईसीयू में। कोविड मरीज छै, बड़का गाड़ी भर जेतै तो कते दिया पड़ते, तो जल्दी बता दे। 40,000 रुपए लगते। 40,000 लगता है। कथी का वो अथी वाला वेंटिलेटर वाला एम्बुलेंस ना? आए? वेंट वाला एम्बुलेंस में चाहिए? हाँ हाँ, वेंट वाला। हाँ, तो वेंट वाला 40,000 लग जाता है। जी, कम सम नहीं होता है। पटना से भागलपुर की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है, लेकिन 250 किलोमीटर की दूरी तय करने के एवज में शक्तिमान एम्बुलेंस सर्विस ने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर से पूरे 40,000 रुपए मांगे। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शक्तिमान एम्बुलेंस सर्विस ने तो बहुत कम पैसे मांगे थे। जी हां, हमने पटना से संचालित होने वाले नालंदा एम्बुलेंस सर्विस को कॉल किया और यहां जो हमें सुनने को मिला उससे तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। कौन हॉस्पिटल से जाना है? एनएमसीएच से भागलपुर। एनएमसीएच से? हाँ, तो पेशेंट छै अभी वेंटिलेटर पर नहीं छै, लेकिन वहाँ भागलपुर ओकरा लो जाए छै सीरियस छै, ओकरा वेंटिलेटर पर डालबे ओठा भागलपुर में। तो ऑक्सीजन चाहिए ना सर? बड़का वाला एम्बुलेंस अगर दे देबो तो चल जेते। वेंट वाला? हाँ, अच्छा ठीक है, हम बात करके बताते हैं। तो बात करके कते देर में, तो जल्दी में छियै हम, तो कुछ जल्दी में कहाँ से हो जाए? कते ओकर किराया कते छै ओकर? किराया कते दिया पड़ जेते? कम से कम 80 पड़ जाएगा। 80,000 पड़ जाता है वेंटिलेटर वाला के? तो कुछ कम सम कह दो ना, आधा घंटा में लो जावे। ठीक है, बात ड्राइवर से पहले बात करते हैं। 40 में नहीं होता? 40 में बात करते हैं ड्राइवर से। हेलो हेलो। यानी नालंदा के संचालक ने जो कहा आप भी सुनकर हैरान हो गए होंगे, क्योंकि 40 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, बल्कि नालंदा एम्बुलेंस ने तो सीधा किराया 80,000 बता दिया। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ मरीजों की जान जा रही है, परिजन लगातार अस्पताल में अधिकारियों के पास गुहार लगा रहे हैं कि कोई तो जान बचा दो। लेकिन जब मरीजों की हालत चिंताजनक हो जाती है, अस्पताल अगर बदलना पड़ जाता है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे ही एम्बुलेंस चालक के पास लोग फोन करते हैं। लेकिन फोन करने के बाद मजबूरी का कैसे फायदा उठाया जाता है ये आपने सुना। यानी नालंदा एम्बुलेंस सर्विस ने 80,000 रुपया किराया बताया। हम लगातार कहते रह गए कि कम कीजिए, कम कीजिए। उसने कम नहीं किया और फोन काट दिया। हमारी अंडरकवर टीम ने ये तो पता कर लिया कि बिहार में बड़ी एम्बुलेंस के लिए फिलहाल लोगों को मोटी रकम चुकानी पड़ रही है, लेकिन अभी छोटी एम्बुलेंस के किराए के फर्जीवाड़े का पता लगाया जाना बाकी था। लिहाजा हमने पटना एम्बुलेंस सर्विस के एजेंट को फोन किया। आप खुद सुनिए, बड़ी और छोटी एम्बुलेंस के लिए
पटना एम्बुलेंस सर्विस ने हमसे कितने पैसे मांगे। बड़का वाला एम्बुलेंस चाहिए, लेकिन अच्छा बड़ा वाला में कथी कथी रहे छै? बड़ा रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, आपका वेंटिलेटर रहेगा, मॉनिटर रहेगा। अच्छा कितने किराया दे देबे ओकर बड़का के? बड़का किराया पड़ जाएगा आपका 43,000 रुपया। 45,000। आए भागलपुर खास जाना है ना, किधर जाना है? भागलपुर खास टाउने में जाए छै। भागलपुर खास जाना तो 43,000 रुपया पड़ जाएगा भैया। 43? हाँ 35 में नहीं होता है ना भैया, 35 में नहीं होगा। छोटका 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 है लेकिन उसमें सिलेंडर ऑक्सीजन नहीं है भैया। अच्छा छोटका कते पड़ जाते? छोटका का पड़ जाएगा 20,000 रुपया। छोटका के 20,000। हाँ जाहिर है एम्बुलेंस के किराए का कोई तय पैमाना नहीं है। मौके का फायदा उठाने वाले गिद्ध मजबूर लोगों से मुंह मांगा किराया मांग रहे हैं। मरता क्या ना करता की तर्ज पर लोगों को इन शैतानों को पैसे देकर अपने परिजनों की जान बचानी पड़ रही है। हालांकि कुछ एम्बुलेंस ड्राइवर ऐसे भी हैं जो अब भी देवदूत की तरह काम कर रहे हैं। वो लोगों की मजबूरी का फायदा नहीं उठा रहे और जायज किराया ले रहे हैं। आप खुद सुनिए पटना से भागलपुर के लिए इन 2 एम्बुलेंस ड्राइवरों ने कैमरे पर हमसे कितने पैसे मांगे। तो कितना किराया? जी 12,000 रुपया सर, 12,000 रुपया। क्या सब होता है वेंट एम्बुलेंस? वेंट है, बाइपअप है, सेक्शन मशीन है, इन्फ्यूजन है, निमुलाइजर है, विथ पारा मेडिकल स्टाफ है, फुल्ली ऑक्सीजन, 2 जंबो सिलेंडर रहता है उसमें जो कि फुल रहता है। शिकायतें आप लोगों के पास नहीं? हम लोग का शिकायत कुछ नहीं, हम लोग तो डेटे नहीं वैसा बोल रहे हैं कि शिकायत आएगा। जो जेन्युइन है यही ले रहे हैं हम लोग। एम्बुलेंस अगर भागलपुर जाए तो क्या? 12,000। छोटा वाला का 6,000। छोटा वाला का 6,000। वेंट एम्बुलेंस का 12,000। जाहिर है कोरोना के संकट काल में हर कोई बेईमानी पर उतारू नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ईमान जिंदा है, लेकिन शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो कोरोना से जूझती आम जनता को पैसे बनाने की मशीन समझ रहे हैं। कुछ किलोमीटर की दूरी के लिए एम्बुलेंस सेवा के एवज में हजारों रुपए वसूल रहे हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी महामारी में मुनाफाखोरी करने से पहले 100 बार सोचे।